हाँ जी, प्लस टू साइंस। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कोलराउस लॉ। और कोलराउस लॉ से पहले एक टॉपिक और पढ़ना है बच्चों हम लोगों को कि मोलर कंडक्टिविटी में क्या वेरिएशन होता है अगर मैं किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को चेंज कर देता हूँ। किसी सॉल्यूशन की, चाहे वो सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का है, उसकी कंडक्टिविटी में क्या वेरिएशन होगा विद चेंजिंग कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन चेंज करने से उसकी कंडक्टिविटी में क्या वेरिएशन होगा, उसकी मोलर कंडक्टिविटी में क्या वेरिएशन होगा। तो बच्चों टॉपिक का नाम रहेगा, टॉपिक रहेगा आप लोगों का वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। कि मैं किसी स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बना देता हूं और उस स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी में मैं वेरिएशन चेक कर रहा हूँ क्या होगा कंसंट्रेशन चेंज करने से। कंसंट्रेशन को चेंज करने से उस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी में क्या वेरिएशन होगा, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का है। पहले मैं केस पढ़ रहा हूँ बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस पढ़ रहा हूँ मैं पहले। तो अच्छा एक चीज़ और है बच्चों, इस टॉपिक को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। अब सीधी सी बात है, अगर मैंने कोई सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन की अगर मैं कंसंट्रेशन को बढ़ाता जाऊंगा तो डाइल्यूशन, अगर इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ती गई तो डाइल्यूशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और अगर मैं डाइल्यूशन को बढ़ाता जाऊंगा तो कंसंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सीधी सी बात है। अरे अगर मैं किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करता जा रहा हूँ, उसके अंदर सॉल्वेंट ऐड करता जा रहा हूँ बच्चों, तो सॉल्यूशन डाइल्यूट होता जा रहा है तो कंसंट्रेशन घटती जा रही है। और अगर डाइल्यूशन घटता जा रहा है तो कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं उसके अंदर सोल्यूट ऐड करना शुरू कर दूं और ज़्यादा तो कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और डाइल्यूशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है जी, ये सीधी सी बात है, इसमें कोई इतना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी में क्या वेरिएशन होगा किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की विद डाइल्यूशन या विद चेंजिंग कंसंट्रेशन। तो बच्चों एक इक्वेशन पढ़ी जाती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए कि सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसको किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पे वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। अगर मैंने उसके 2 मॉलिक्यूल उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर ऐड किए हैं तो उसके 2 के 2 मॉलिक्यूल टूट जाएंगे। अगर मैंने 10 मॉलिक्यूल ऐड किए हैं तो 10 के 10 मॉलिक्यूल उसके उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जाने पे डिसोसिएट हो जाएंगे, उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जाने पे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। तो वो क्या बोला जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होगा जो किसी सॉल्वेंट में ऐड करने पे कंप्लीटली टूट जाएगा, उसको बोला जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता बच्चों उसको बोला जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो कंप्लीटली टूट जाएगा दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो कंप्लीटली नहीं टूटेगा उसको बोला जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी में क्या वेरिएशन होगा विद चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इसके लिए एक इक्वेशन पढ़ी जाती है, उसको बोला जाता है डी-बाई-हक्केल-ओनसैगर इक्वेशन। बच्चों ये इक्वेशन है, बताता हूं कैसे है क्या है। लो जी, इस इक्वेशन को नाम दिया जाता है डी-बाई-हक्केल-ओनसैगर इक्वेशन। ये इक्वेशन बताती है, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अप्लाई होती है। ये इक्वेशन बताती है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी में क्या चेंज होगा अगर मैं उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को चेंज करता रहता हूं। अगर मैं उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को चेंज करता रहता हूं तो बच्चों इसको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है इसका एक, और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करते हैं। तो वाई एक्सिस के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन आ जाएगा। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या आएगा, कंसंट्रेशन सी। स्लोप एम की क्या आएगा बच्चों, -a विच विल बी नेगेटिव, और कंसंट्रेशन सी, सॉरी इंटरसेप्ट सी क्या आ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब ये देखो ये जो चीज़ लिखी है मैंने, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। मैंने कोई सॉल्यूशन ले लिया तो मैं कहता हूं कि इस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर, और ये क्या है, ये है कि सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन
और जब जीरो कंसंट्रेशन हो गई मतलब मैंने सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया एज कंपेयर टू सॉल्यूट, तो सॉल्यूशन क्या हो गया, इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट हो गया, सॉल्यूशन हो गया इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट। तो मतलब सॉल्वेंट की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गई एज कंपेयर टू सॉल्यूट, तो सॉल्यूशन हो गया इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट। तो इसको बोला जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और एट जीरो कंसंट्रेशन, ये मतलब है इसका। तो बच्चों इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अप्लाई करता हूँ और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, तो ये कंसंट्रेशन के साथ वेरिएशन दिखाना होता है मेरे को। किस चीज़ का वेरिएशन दिखाना होता है, मोलर कंडक्टिविटी का। वाई एक्सिस के ऊपर क्या आएगा बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ मोलर कंडक्टिविटी में वेरिएशन आएगा, यहाँ मोलर कंडक्टिविटी में वेरिएशन आएगा। तो ये आता है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, इस तरीके से यहाँ मूव करते हुए कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। यहाँ जाते हुए कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, तो यहाँ आते हुए कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। कंसंट्रेशन कम होने का मतलब डाइल्यूशन बढ़ता जाएगा। तो यहाँ जाते हुए डाइल्यूशन बढ़ेगा और यहाँ जाते हुए कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो डाइल्यूशन कम होगा। यहाँ जाते हुए कंसंट्रेशन बढ़ेगी, डाइल्यूशन कम होगा, यहाँ जाते हुए कंसंट्रेशन कम होगी तो डाइल्यूशन बढ़ेगा। तो बच्चों ये है मोलर कंडक्टिविटी। मैं बोल देता हूँ कि मान लो 20, 40, 60, 80, 100 और समथिंग कुछ भी मैं ऐसे वैल्यूज़ लिख देता हूँ बच्चों। इस तरीके से जाती रहेगी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब ग्राफ कैसे आता है बच्चों, इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा और स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से बनता है। मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि ऐसा क्यों आया ये ग्राफ। ये आ जाएगा बच्चों इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ। थोड़ा सा यहाँ फ्लक्चुएशन आता है इसमें, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा सा यहाँ फ्लक्चुएशन आ जाता है। अब देखो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगी, वाई एक्सिस के ऊपर क्या आ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। ये है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या आएगा, कंसंट्रेशन सी। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या आ रही है, कंसंट्रेशन सी। स्लोप है नेगेटिव तो ग्राफ की डायरेक्शन नीचे की तरफ। अगर स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। और इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है। इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो ग्राफ वाई एक्सिस को ओरिजिन से ऊपर काटेगा, और वही कर रहा है, वाई एक्सिस को ओरिजिन से ऊपर काट रहा है। समझ रहे हो, तो ये हो जाएगा इंटरसेप्ट। अच्छा इंटरसेप्ट अब है कितना, इंटरसेप्ट है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये जो इतनी वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये क्या हो जाएगी बच्चों, इंटरसेप्ट। ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लो, मान लो मैंने यहाँ ले लिया KCl, जो कि ये सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब इसका वेरिएशन समझो बच्चों, ये इस तरीके से क्यों आया, ये तो मैथमेटिकल हुआ, इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से मैंने इस तरीके से ग्राफ बना दिया। अब इसमें ऐसा क्यों हुआ कि सर ये ग्राफ इस तरीके से क्यों बन रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्यों बना बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करने पे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। कंप्लीटली डिसोसिएट होने का मतलब उसकी जितनी अमाउंट मैंने सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व की है वो सारी की सारी टूट जाएगी। तो सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयन तो हो गए कांस्टेंट, नंबर ऑफ आयन क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। किसी भी सॉल्यूशन की अगर मेरे को कंडक्टिविटी चेक करनी है तो वो बेसिकली मेनली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, और दूसरा फैक्टर होता है मूवमेंट ऑफ आयंस क्या है। पहला है नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, दूसरा है मूवमेंट ऑफ आयंस क्या है। बच्चों जब मैं सॉल्यूशन बना रहा हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का और मैंने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया, तो सॉल्यूट को डिसॉल्व करते ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयन तो हो गए कांस्टेंट, फिक्स हो गए। वो जितना मैंने सॉल्यूट लिया वो सारा का सारा टूट जाएगा, और सारा का सारा टूटते ही क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयन तो हो गए कांस्टेंट। और अब अगर उसके अंदर मैं सॉल्वेंट ऐड करता जा रहा हूँ, ये लो इधर देखो, ये मैंने सॉल्यूशन दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया, पहले सॉल्वेंट लिया, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मैंने इसके अंदर डिसॉल्व किया। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब इसके अंदर जाएगा तो वो जाते ही जितना भी मैंने उसका मान लो मैंने उसके ये KCl ही ले लिया, मैंने KCl के 2 मोल ले लिए, तो 2 मोल कंप्लीटली टूट जाएंगे इसके इस सॉल्यूशन में जाने पे।
कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयन तो कांस्टेंट हो गए कि नहीं, इलेक्ट्रोलाइट के नंबर ऑफ आयन तो कांस्टेंट हो गए। अब वेरिएशन किस चीज़ में होगा? अब वेरिएशन नंबर ऑफ आयंस में नहीं होगा, वेरिएशन होगा मूवमेंट ऑफ आयंस में। अगर मैं इसके अंदर सॉल्वेंट ऐड करना शुरू कर देता हूँ, सॉल्वेंट ऐड करने का मतलब क्या है? सॉल्यूशन को क्या करता जा रहा हूँ? डाइल्यूट करता जा रहा हूँ। सॉल्वेंट ऐड करने का मतलब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करूँगा। डाइल्यूट करूँगा तो आयंस एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, आयंस के बीच में इंटरेक्शन क्या होगी? कम होगी। अगर आयंस के बीच में इंटरेक्शन कम होगी तो मूवमेंट ऑफ आयंस बढ़ेगा, और अगर मूवमेंट ऑफ आयंस बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो जैसे जैसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट करता जाऊंगा तो मोलर कंडक्टिविटी क्या करती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी। ये देखो, यहाँ से यहाँ सॉल्यूशन को डाइल्यूट करता जा रहा हूँ, अगर इधर मूव करता हूँ, यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यहाँ कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो अगर इस साइड मूव करूँगा तो सॉल्यूशन क्या होता जाएगा? डाइल्यूट। और अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट होता जाएगा तो मोलर कंडक्टिविटी क्या करती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। समझ रहे हो? अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूँ, कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ मैं, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से जो आयंस हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, आयंस के बीच में इंटरेक्शन बढ़ेगी, इंटरेक्शन बढ़ेगी तो मूवमेंट ऑफ आयन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इंटरेक्शन बढ़ेगी आयंस के बीच में तो मूवमेंट ऑफ आयन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर मूवमेंट ऑफ आयन कम होगा, मूवमेंट ऑफ आयन यहाँ जाते हुए कंसंट्रेशन बढ़ रही है, मूवमेंट ऑफ आयन कम होगा, मूवमेंट ऑफ आयन कम होने से कंडक्टिविटी क्या कर रही है? डिक्रीज करती जा रही है। मूवमेंट ऑफ आयन कम होने से कंडक्टिविटी क्या करती जाएगी? डिक्रीज करती जाएगी। सीधी सी बात है, ठीक है। ये था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस बच्चों। अब मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस। वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आता वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ना वहाँ पे डी बाई हक्केल-ऑन-सैगर इक्वेशन अप्लाई करते। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा। नेक्स्ट है इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, एक चीज़ और बच्चों स्ट्रॉन्ग के केस में, अब ये देखो ये क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आया है। मतलब क्या है? ये देखो मैं यहाँ मूव करता जा रहा हूँ, यहाँ मूव करते करते कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है? कम, और सॉल्यूशन क्या होता जा रहा है? डाइल्यूट। सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट होता जाएगा तो आयंस एक दूसरे से दूर जाएंगे, अगर आयंस एक दूसरे से दूर जाएंगे तो मूवमेंट ऑफ आयन बढ़ेगा, और अगर मूवमेंट ऑफ आयन बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। एक ऐसी सिचुएशन आएगी, ये वो पॉइंट है जहां पे कंसंट्रेशन जीरो हो गई। कंसंट्रेशन जीरो होने का मतलब समझते हो कि सोल्यूट की अमाउंट सोलवेंट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो गई। सॉल्वेंट मैंने इतना ज़्यादा ऐड कर दिया कि सोल्यूट को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। सोल्यूट को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन क्या हो गया? इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट हो गया। उसको मैं क्या बोल दूंगा? सॉल्यूशन क्या हो गया? इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट हो गया। जब सॉल्यूशन इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट हो गया, इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट हो गया, तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी आएगी सॉल्यूशन की तो उसको बोला जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है जी बच्चों। और वो क्या रहेगी? मैक्सिमम रहेगी, क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं और उस टाइम पे उनका मूवमेंट ऑफ आयंस क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। तो जिसकी वजह से उसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी क्या रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। अच्छा, वीक के केस में देखो क्या होगा। वीक की प्रॉपर्टी ज़रा सोच के देखो आप लोग। वीक क्या होगा? ये मैंने कोई सॉल्वेंट लिया, इस सॉल्वेंट के अंदर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, मान लो मैं एसिटिक एसिड को डिसॉल्व करता हूँ। एसिटिक एसिड, वीक एसिड बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा सॉल्यूशन में जाने पे। अगर मैं इसको डिसॉल्व कर रहा हूँ, पहली बात, वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली नहीं टूटेगा। जब भी इसका सॉल्यूशन बनाया जाएगा, इसको किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। अगर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, नंबर ऑफ आयंस सॉल्यूशन के अंदर क्या रहेंगे? कम रहेंगे, पूरा नहीं टूटेगा। अगर मैंने 2 मोल ले लिए, मैं कहता हूँ हाइपोथेटिकली अगर मैं बोल रहा हूँ कि 2 मोल में से मान लो 0.5 मोल ही टूट गया, 1.5 मोल डिसोसिएट नहीं हुआ, वो एज इट इज़ पड़ा रहा नीचे सॉलिड फॉर्म में, उसने आयंस नहीं बनाए। अरे जब उसने आयंस ही नहीं बनाए, आयंस कितना बना रहा है? सिर्फ 0.5 मोल बना रहा है, तो नंबर ऑफ आयन सॉल्यूशन के अंदर क्या रहेंगे? कम रहेंगे। नंबर ऑफ आयन सॉल्यूशन के अंदर क्या रहेंगे? कम रहेंगे, एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नंबर ऑफ आयंस कम रहेंगे। दूसरी बात ये बच्चों, अब अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा तो डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या सिचुएशन होगी?
अब अगर इसके अंदर ना मैं सॉल्वेंट ऐड करना शुरू कर देता हूँ, मान लो मैं इसको वाटर के अंदर ही डिसोल्व कर रहा हूँ, वाटर को मैंने एज ए सॉल्वेंट लिया है, तो अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ाऊँ, इसके अंदर मैं और ज़्यादा सॉल्वेंट ऐड करना शुरू कर दूँ, तो अब क्या सिचुएशन होगी? अब दोनों चीज़ें बढ़ेंगी। पहली कौन सी? नंबर ऑफ आयन के, ये जो नीचे सॉलिड पड़ा है ना, अगर मैं सॉल्वेंट ऐड करना शुरू कर देता हूँ और ज़्यादा, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना शुरू कर देता हूँ, तो नंबर ऑफ आयन और ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयन और ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। जो नीचे ये 1.5 मोल पड़ा है, जो कि अनडिसोसिएटेड फॉर्म में पड़ा है, ये टूटना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे मैं सॉल्वेंट ऐड करूँगा उसके अंदर, तो नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस होंगे और साथ में मूवमेंट ऑफ आयन भी बढ़ेगी। तो इसमें दोनों फैक्टर बढ़ेंगे। दोनों फैक्टर बढ़ने से देखो, स्टार्टिंग में अगर मैं इसकी कंडक्टिविटी की बात करता हूँ ना, एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सेम कंसंट्रेशन, मान लो मैं अगर इस कंसंट्रेशन पे बात करता हूँ, तो सेम कंसंट्रेशन के ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कम रहती है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। लेकिन वीक को जब मैं डाइल्यूट करना शुरू करता हूं ना, तो वहां दोनों फैक्टर बढ़ने शुरू हो जाते हैं साथ के साथ। कौन कौन से? नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे और साथ में मूवमेंट ऑफ आयंस भी बढ़ेगी। तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी और शार्पली बढ़ेगी। इसमें शार्प इंक्रीज होता है कंडक्टिविटी में, इस तरीके से शार्प इंक्रीज होगा। यहाँ स्लो इंक्रीज होगा स्ट्रॉन्ग के केस में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग में तो नंबर ऑफ आयन तो कांस्टेंट हो चुके, वहां तो वेरिएशन सिर्फ किसकी वजह से आ रहा है? मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से। यहाँ वेरिएशन आ रहा है मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से भी, साथ में नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते जा रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, जैसे जैसे डाइल्यूट करता जा रहा हूँ, क्योंकि वो सॉल्वेंट में डालते ही एकदम से नहीं टूटता, वो धीरे धीरे टूटता है। धीरे धीरे टूटेगा, जैसे जैसे सॉल्वेंट ऐड करता जाऊंगा तो नंबर ऑफ आयन भी बढ़ेंगे और मूवमेंट ऑफ आयन भी बढ़ेगा, दोनों फैक्टर बढ़ेंगे। और अगर बच्चों दोनों फैक्टर बढ़ेंगे तो उसकी जो कंडक्टिविटी में वेरिएशन आएगा वो भी क्या आएगा? शार्प वेरिएशन आएगा, शार्पली इंक्रीज करेगी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। मान लो यहाँ मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या ले लिया? एसिटिक एसिड ले लिया, तो वो शार्पली इंक्रीज करेगा। अब इसमें चक्कर ये होता है बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता कौन सा है? वीक वो होता है जो सर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, जो कंप्लीटली टूटेगा ही नहीं, वो क्या होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर मैं इस सॉल्यूशन को, वीक वाले सॉल्यूशन को इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट कर देता हूं, मैंने इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट करने का मीनिंग बताया था आप लोगों को कि मैं इतना ज्यादा सॉल्वेंट ऐड कर देता हूं कि मैं सॉल्यूट के अमाउंट को नेग्लेक्ट कर सकूं उसके कंपैरिजन में। इनफाइनाइट टाइम्स भी डाइल्यूट कर दो ना अगर मैं इस सॉल्यूशन को, तो भी जो ये नीचे पड़ा है ना अनडिसोसिएटेड फॉर्म में, ये पूरा नहीं टूटेगा, ये पूरा नहीं टूटेगा। और अगर ये पूरा नहीं टूटा तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये इसकी लिमिटेशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट की। वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ये देखो इस पॉइंट पे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाता, कंप्लीटली नहीं टूटेगा, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते। इसलिए इस ग्राफ को कभी भी यहाँ मैच नहीं करना, समझ रहे हो? क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है जी। तो फिर अगर हम निकालना चाहते हैं, हम चाहते हैं अब सॉल्यूशन इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट नहीं होता। वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट हो जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट है ना वो कंप्लीटली नहीं टूटता, कुछ ना कुछ उसकी अमाउंट नीचे पड़ी रहेगी सॉलिड फॉर्म में। तो अगर मैं चाहता हूं कि उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालूं मैं कहां पे? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो उसको कैसे निकाला जाए? इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया बच्चों कोलराउश ने। कोलराउश KOHLRAUSH, उन्होंने एक लॉ दिया जिसको बोला जाता है कोलराउश लॉ। और ये कोलराउश लॉ स्पेशली इसी चीज़ के लिए दिया गया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैसे निकाल सकता हूँ। वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैसे निकाल सकता हूँ, ये बताया था कोलराउश लॉ ने। इसने दिया तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए था, लेकिन ये अप्लाई हम स्ट्रॉन्ग पे भी कर सकते हैं। इसको अप्लाई हम स्ट्रॉन्ग पे भी कर सकते हैं। दिया इसने वीक के लिए था, वीक पे तो अप्लाई होगा ही होगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग पे भी अप्लाई हो जाता है। ठीक है जी बच्चों, तो पढ़ते हैं कोलराउश लॉ। हेडिंग डालोगे नेक्स्ट, कोलराउश लॉ।
नेक्स्ट है बच्चों आप लोगों का जो टॉपिक है दैट इज कोलराउस लॉ। देखो कोलराउस लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना चाहूँ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो कहता है एक छोटी सी बात सोचो ज़रा, सोचो। कहता है कि मान लो मैंने एसिटिक एसिड के 2 मोल ही ले लिए, मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ 2 मोल लिख रहा हूँ, आप 3, 4, 5 ऐसा कुछ भी हो सकता है, कितने भी मोल ले सकते हैं। मैंने 2 मोल ले लिए एसिटिक एसिड के, और मैं कहता हूँ कि अगर मान लो मैंने इसको ना वाटर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व कर दिया, वाटर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व किया तो कुछ एक इसका सॉलिड फॉर्म में नीचे पड़ा रहेगा, क्योंकि वीक है, सारा का सारा डिसोसिएट नहीं होगा, सारा का सारा डिसोसिएट नहीं होगा। मैंने वाटर क्या ले लिया, यहाँ पे सॉल्वेंट ले लिया। तो मैं कहता हूँ कि नीचे मान लो अभी जैसे मैं बोल रहा था कि 1.5 मोल इसके नीचे पड़े हैं, वो टूटे ही नहीं। कब तक नहीं टूटे, जब मैंने सॉल्यूशन को इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट कर दिया। चलो कर लो आप इसको इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट अगर कर देते हो, मैंने बोल दिया इनफाइनाइट टाइम्स अगर मैंने इसको क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, मतलब मैंने एक्सेस में वाटर ऐड कर दिया, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा हो गया एज कंपेयर टू सॉल्यूट। तो चलो मैंने और वाटर ऐड किया, धीरे धीरे मैं कहता हूँ कि इसमें से भी ना थोड़ा सा और टूट गया, और यहाँ पे मान लो ये 1 मोल बचा रह गया नीचे, 1 मोल टूट गया और 1 मोल उसका अनडिसोसिएटेड फॉर्म में नीचे पड़ा है। अब एक बात बताओ, इस सॉल्यूशन के अंदर जो ये आयंस होंगे, कौन कौन से आयन होंगे इसके टूटने से? इसके टूटने से एक तो एसीटेट आयन आएगा सॉल्यूशन में, और एक क्या आएगा, H+ आयन। एक एसीटेट आयन आएगा और एक क्या आएगा, H+ आयन। इसके एक मॉलिक्यूल के टूटने से एक एसीटेट आयन मिलेगा और एक H+ आयन मिलेगा। ये कह रहा है कि अब अगर इसका 1 मोल टूट गया तो इसके अंदर जो आयन आएंगे वो इसके 1 मोल के टूटने की वजह से ही आएंगे ना, क्योंकि इसका 1 मोल तो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में नीचे पड़ा है, वो तो टूटा ही नहीं। बात क्लियर है? इस चीज़ को ध्यान से सुनना। अभी कोलराउस ने अपनी बात कहाँ से उठाई, कहता है कि 1 मोल तो टूटा ही नहीं, 1 मोल तो नीचे पड़ा है, उसकी तो मैं बात ही क्यों करूँगा भाई जब वो टूटा ही नहीं। तो कहता है कि जो कंडक्टिविटी होगी ना सॉल्यूशन की, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगी, इस 1 मोल की वजह से होगी जो कि टूट गया, जिसने ये आयंस प्रोड्यूस किए, जो कि एक 1 मोल यहाँ पड़ा है आयंस की फॉर्म में, एसिटिक एसिड का 1 मोल जो कि आयंस की फॉर्म में सॉल्यूशन में पड़ा है, उसकी वजह से कंडक्टिविटी होगी, ना कि इसकी वजह से कंडक्टिविटी होगी। इस 1 मोल ने तो आयंस ही प्रोड्यूस नहीं किए, वो तो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में नीचे पड़ा है, पड़ा रहेगा, ठीक है। तो कहता कंडक्टिविटी सिर्फ इस 1 मोल की वजह से होगी। तो कहता मैं इस 1 मोल की बात करूंगा, मेरे को इस 1 मोल की बात करने की जरूरत क्या है? मुद्दा ये था कि सॉल्यूशन इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट हो जाना चाहिए, कर दिया मैंने, इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट कर दिया मैंने, वाटर को एक्सेस में ऐड कर दिया, बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया, सॉल्यूशन में इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट कर गया, सॉल्यूशन को मैं इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट कर चुका, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस में मैं वाटर ऐड कर चुका। लेकिन अब आयंस तो सिर्फ ये 1 मोल की वजह से ही है ना सॉल्यूशन में, ये तो 1 मोल एज इट इज पड़ा है, तो कंडक्टिविटी भी सिर्फ इस 1 मोल के आयंस की वजह से ही होगी। अरे बात क्लियर है? और जब मैं सॉल्यूशन को इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट कर दूंगा तो जो ये आयंस है ना, इन आयंस के बीच में गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा, कहता। अब ये बात यहां से जो मैं अभी बोलना शुरू कर रहा हूं, ये स्ट्रॉन्ग के ऊपर भी साथ के साथ अप्लाई हो रही है, पहले मैं वीक के बारे में बात कर रहा हूं। तो जब मैंने इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट कर दिया ना, तो कहता आयंस के बीच में गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये मैं कहता हूं मान लो ये कौन सा आयन हो गया, एसीटेट आयन, और ये कौन सा H+ आयन। इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट कर दिया तो आयंस के बीच में गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कहता है इनके बीच में इंटरेक्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, ना तो ये H+ आयन इसकी मूवमेंट को अफेक्ट करेगा, ना ये एसीटेट आयन इस H+ आयन की मूवमेंट को अफेक्ट करेगा। दोनों आयंस इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे, इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे। ये इंडिपेंडेंट मूव करेगा, ये इंडिपेंडेंट मूव करेगा। इसकी मूवमेंट इसकी मूवमेंट को अफेक्ट नहीं करेगी, और इसकी मूवमेंट इसकी मूवमेंट को अफेक्ट नहीं करेगी। तो कहता है कि अगर मैं इस एसिटिक एसिड की ना मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहता हूं, अगर मैं इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहता हूं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो ये क्या कहता है, आप एक काम करो, इन आयंस की आयनिक कंडक्टिविटी को ऐड कर दो। आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ H+ आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनकी आयनिक कंडक्टिविटीज को ऐड कर दो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कहता है ये इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, ना तो इसने इसकी मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करनी, ना ही इसने इसकी मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करनी।
तो इसकी मूवमेंट अपनी अलग होगी, इसकी मूवमेंट अपनी अलग होगी। तो कहता है इसकी मूवमेंट की वजह से जो आयनिक कंडक्टिविटी आ रही है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसको इसकी आयनिक कंडक्टिविटी में ऐड कर दो तो क्या निकल जाएगी, इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी। ये बात कह रहा है, ये पढ़ा रहेगा, कहता है इसे हमें कोई लेना देना ही नहीं है, सिर्फ इस 1 मोल की बात कर लेनी है हम लोगों ने। इसकी वजह से जो आयंस प्रोड्यूस होंगे वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे, और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर चले गए तो कहता है इनकी मूवमेंट एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगी, और अगर इनकी मूवमेंट एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगी मतलब उनके बीच में इंटरेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गई, तो वो इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे। और अगर इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे तो कहता है हर एक आयन की आयनिक कंडक्टिविटी को उठा के ऐड कर दूंगा, हर एक आयन की आयनिक कंडक्टिविटी को उठा के ऐड कर दूंगा, तो उस पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलाइट की क्या निकल आएगी, मोलर कंडक्टिविटी निकल आएगी। अब ये सिर्फ वीक के केस में ये अप्लाई नहीं होता, ये स्ट्रॉन्ग के केस में भी अप्लाई हो जाता है। स्ट्रॉन्ग में भी तो यही होगा, अगर मैंने स्ट्रॉन्ग ले लिया, स्ट्रॉन्ग क्या है, मैं कहता हूँ मैंने मान लो ये 2 मोल किसके ले लिए, KCl के ले लिए। अब स्ट्रॉन्ग पे आ जाओ, मैं 2 मोल लेता हूँ तो कहता हूँ कि यहाँ 2 के 2 मोल टूट जाएंगे भाई, नीचे कुछ नहीं पड़ा, नीचे क्या है, ठीक है, ये 2 के 2 मोल डिसोसिएट हो गए, इसके 2 के 2 मोल ने आयंस बना दिए सॉल्यूशन में। और अब अगर इस सॉल्यूशन को इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट कर दूंगा तो कहता K प्लस और Cl माइनस के बीच में इतना गैप हो जाएगा कि दोनों एक दूसरे की मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं करेंगे। कहता जब दोनों एक दूसरे की मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही नहीं तो मैं क्या करूंगा, कहता कि अगर मैं इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना चाहता हूँ तो मैं K प्लस की आयनिक कंडक्टिविटी को इस Cl माइनस की आयनिक कंडक्टिविटी में ऐड कर दूंगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बस इसके मूवमेंट की वजह से जो आयनिक कंडक्टिविटी होगी, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी होगी, और इसकी मूवमेंट की वजह से जो मोलर आयनिक कंडक्टिविटी होगी, दोनों को ऐड कर दूंगा तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकल आएगी, ये कहता है। तो ये वीक के लिए दिया गया था, अप्लाई स्ट्रॉन्ग पे भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। तो डेफिनेशन देखें, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कहता है कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, चाहे स्ट्रॉन्ग है चाहे वीक है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, ये है बच्चों कोलराउश। तो डेफिनेशन लिख देता हूं मैं कोलराउश लॉ की। ये कहता है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट infinite dilution is equal to sum of ionic conductivities of its components at इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसके कंपोनेंट्स की आयनिक कंडक्टिविटीज़ का सम कर दूंगा मैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सीधी सी डेफिनेशन है बच्चों, कुछ भी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल तो अगर जनरल फॉर्मूला लिखना चाहूँ, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट that will be equal to आयनिक कंडक्टिविटी, हाफ लैम्डा से दिखा देता हूँ, ये कंप्लीट लैम्डा है। आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर कैटायन प्लस आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एनायन, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये पूरे इलेक्ट्रोलाइट की क्या निकल जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एक खास बात हो रहा है भाई बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट जितने आयन प्रोड्यूस करेगा, अब मैंने NaCl ले लिया, NaCl का अगर मैं 1 मॉलिक्यूल ले लेता हूँ तो एक आयन Na+ का, एक आयन Cl- का। अब अगर मैं कहता हूँ मैं AlCl3 ले लेता हूँ सर, तो क्या आ जाएगा, एक आयन एल्यूमिनियम +3 का और 3 आयन Cl- के। तो जितने आयन प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। मान लो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ 3 आयन प्रोड्यूस कर रहा है इसका एक मॉलिक्यूल, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर है ना, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट
डजंट अफेक्ट एनीथिंग। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ बच्चों, सपोज करो मैं NaCl की बात कर लेता हूँ। NaCl तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी कैसे लिखी जाएगी? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl that will be equal to ionic conductivity at infinite dilution for sodium plus ion plus ionic conductivity at infinite dilution for chloride minus ion, for chloride minus ion। अच्छा, अभी तक मैं बात करता जा रहा था मोलर कंडक्टिविटी की, अभी मैं यहीं से मूव कर जाता हूँ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के ऊपर। हाँ जी बच्चों, मैं अभी तक बात करता जा रहा था मोलर कंडक्टिविटी की, यहीं से मैं मूव कर जाता हूँ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के ऊपर। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है सर? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है सर? ये सब आप लोगों को पढ़ा चुका मैं, स्पेसिफिक बता चुका, मोलर बता चुका, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आप लोगों को बता चुका। अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करूँगा तो उसको कैसे इंडिकेट किया जाएगा? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन केस ऑफ NaCl, जितना टोटल चार्ज है ना कैटायन या एनायन पे, उससे डिवाइड कर दूंगा मैं इसको। Na प्लस 1 चार्ज है तो 1 से डिवाइड करूंगा तो सेम रहेगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Na प्लस आयन की कंडक्टिविटी, और साथ में सॉरी Na प्लस आयन की कंडक्टिविटी प्लस साथ में इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर क्लोराइड माइनस आयन की कंडक्टिविटी। मान लो मैं कहता हूँ कि AlCl3 की कंडक्टिविटी लिखनी है मेरे को, तो मैं लिखूंगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन केस ऑफ AlCl3 that will be equal to ionic conductivity at infinite dilution for aluminium plus 3 ion plus ionic conductivity at infinite dilution for chloride minus ion। क्लोराइड माइनस आयन कितने? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये मोलर निकल गई। अगर मैं इसी की इक्विवेलेंट लिखना चाहूँ तो इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन केस ऑफ AlCl3 वो कैसे लिखी जाएगी? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन की कंडक्टिविटी। क्लियर है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब 3 चार्ज है तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा। क्लियर है जी? प्लस यहाँ भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर क्लोराइड माइनस आयन की कंडक्टिविटी 3 था, तो 3 से डिवाइड करना है मेरे को बच्चों, क्योंकि देखो एक क्लोराइड पे 1 माइनस, 3 पे कितना? 3 माइनस, तो 3 से डिवाइड किया मैंने, तो 3 से डिवाइड करने से ये 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। 3/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इस तरीके से लिखी जाएगी। जितना टोटल चार्ज है कैटायन या एनायन के ऊपर उससे डिवाइड कर दो, बच्चों। एक एग्जाम्पल और बताऊँ, ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो देखो Al2SO4 का एग्जाम्पल ले लो, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, दैट इज़ Al2SO4 थ्राइस होता है बच्चों। एल्यूमिनियम पे +3 होता है, +6 हो गया, सल्फेट पे 2 माइनस हो गया तो -6 हो गया। अगर यहाँ से बात करता हूँ मैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन केस ऑफ Al2SO4 थ्राइस, है ना, तो ये कैसे लिखा जाएगा बच्चों? ये लिखा जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर एल्यूमिनियम +3 आयन की कंडक्टिविटी, और कितने हैं? 2 हैं, तो लो जी। और सल्फेट कितने हैं? 3 हैं, तो +3 आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट 2 माइनस आयन्स, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मोलर निकल गया। अब अगर मैं इक्विवेलेंट निकालना चाहता हूँ ना, टोटल चार्ज देखना है, एल्यूमिनियम पे कितना हो गया? +6, सल्फेट पे कितना हो गया? -6, तो मेरे को कितने से डिवाइड करना है? 6 से डिवाइड करना है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन केस ऑफ Al2SO4 थ्राइस, तो वो कैसे लिखा जाएगा? 6 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा? 1/3। लो जी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एल्यूमिनियम +3 प्लस 6 से डिवाइड किया तो 1/2 इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सल्फेट 2 माइनस आयन। लो जी, इस तरीके से लिखते हैं। 6 से 3/6 1/2, 6 से 2/6 1/3, ये हो जाएगा। ये था बच्चों कोलराउस लॉ के बारे में। कोलराउस के बाद आगे मूव करते हैं, इसकी एप्लीकेशंस हैं। कोलराउस लॉ के बाद एप्लीकेशंस और देखो, एप्लीकेशन से न्यूमेरिकल आते हैं बच्चों कई बार। एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ, एप्लीकेशंस में अगर मैं बात करता हूँ ना, सबसे पहली एप्लीकेशन आती है यहाँ, ये आती है बच्चों कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो पढ़ा क्यों था कोलराउस? पढ़ा इसलिए था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो पहली एप्लीकेशन यही है, कैलकुलेशन ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लो जी, पहली एप्लीकेशन है ये, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब थ्योरी मैं क्या बताऊंगा आप लोगों को, थ्योरी में सारा एक्सप्लेन कर चुका। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है एप्लीकेशन पे, फर्स्ट एप्लीकेशन पे न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। एक न्यूमेरिकल आप लोगों को सॉल्व कर लेना, एक न्यूमेरिकल मैं करके आप लोगों को बता देता हूँ। ये कहता है कि कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आपको कैलकुलेट करनी है, ये वीक बेस होता है बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसकी मेरे को मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। मोलर कंडक्टिविटी इसकी मेरे को कैलकुलेट करनी है, ये काम करना है। दिया हुआ क्या है, क्या दे रखा है इसने, दिया हुआ है गिवन दैट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड आर। गिवन है बच्चों, गिवन है मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा, मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किस किस की दी हुई है बच्चों, दे रखी है बेरियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है BaCl2 की, बेरियम हाइड्रोक्साइड की दी हुई है, बेरियम हाइड्रोक्साइड की दे रखी है BaOH ट्वाइस, बेरियम क्लोराइड की दी है BaCl2 की दी है बच्चों, और दी है अमोनियम क्लोराइड की दी है NH4Cl। इन तीनों की मोलर कंडक्टिविटी दी है। बेरियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंडक्टिविटी आप लोगों को दी है 523.28, इसकी मोलर कंडक्टिविटी दी है 523.28। डेसिमल के बाद डिजिट्स बोले जाते हैं, नंबर नहीं बोला जाता कभी भी। 523.28 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आई थिंक यूनिट आप सभी को क्लियर होगी, कैसे आई थी सब आप लोगों को पिछले वीडियो में क्लियर किया हुआ है, देख लेना आप वहाँ से। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यह है बेरियम हाइड्रोक्साइड की। बेरियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी दी है 280, इसकी मोलर कंडक्टिविटी दी है 280.00 लिखा हुआ है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लो जी, एंड द लास्ट दैट इज अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी आप लोगों को दे रखी है 129.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लो जी, ये दे रखी है, ये दिया हुआ है। सॉल्यूशन करें इसका। लो जी, सॉल्यूशन देखो भाई इसका, पहले ये देखो दिया क्या है, फिर ये देखो मेरे को निकालना क्या है। दिया है बेरियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंडक्टिविटी, बेरियम क्लोराइड की, अमोनियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी दी है। निकालना क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंडक्टिविटी। मेरे को निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है बच्चों, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैलकुलेट करनी है, फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा, आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर अमोनियम आयन प्लस आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर हाइड्रोक्साइड आयन, दोनों को ऐड करना है। पर अमोनियम आयन की आयनिक कंडक्टिविटी चाहिएगी तभी तो ऐड करूँगा, होगी तभी तो ऐड करूँगा ना। और आयनिक कंडक्टिविटी फॉर हाइड्रोक्साइड आयन चाहिएगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इन दोनों को ऐड करूँगा तो यहाँ से निकल जाएगी मोलर कंडक्टिविटी फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बात क्लियर है जी। अब ये दोनों कहाँ से निकले, ये दोनों निकलेंगी तभी तो ये निकलेगा। अब ये देखो दिया क्या है उसकी तरफ ज़रा ध्यान दो। दिया है भाई मेरे को, इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर बेरियम हाइड्रोक्साइड। लो ऐसे डाल देता हूँ मैं स्क्वायर ब्रैकेट में, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर बेरियम +2 आयन प्लस आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर हाइड्रोक्साइड माइनस आयन और 2 से मल्टीप्लाई। इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, सही है। और ये कितना दिया है मोलर कंडक्टिविटी फॉर बेरियम हाइड्रोक्साइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कितना दिया हुआ है बच्चों, 523.28 दिया हुआ है।
यस और नो। तो इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूँ, आयनिक कंडक्टिविटी फॉर बेरियम प्लस 2 आयन और आयनिक कंडक्टिविटी फॉर क्लोराइड माइनस आयन कितना दिया है 280 ये हो जाएगा आयनिक कंडक्टिविटी फॉर बेरियम प्लस 2 आयन प्लस आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर क्लोराइड माइनस आयन 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे ही थर्ड इक्वेशन 129.8 इट विल बी आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर अमोनियम प्लस आयन प्लस आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर क्लोराइड माइनस आयन। दीज आर द 3 इक्वेशंस। अब सिंपल गणित लगाना है, यहाँ सिंपल मैथ अप्लाई करना है कि इन तीनों इक्वेशन को मैं किस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ कि मेरे पास ये इक्वेशन आए, अमोनियम आयन बचना चाहिए, हाइड्रोक्साइड माइनस आयन बचना चाहिए। इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए यहाँ से। सिंपल है ना। और मेरे को क्या इसको इन दोनों को कैंसिल आउट करना है क्योंकि क्लोराइड की मेरे को ज़रूरत है नहीं, इनको भी क्या करना है कैंसिल आउट करना है। तो इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको अगर मैं 2 बोल देता हूँ, इसको अगर मैं 3 बोल देता हूँ, तो कैसे हो सकता है ये काम? सोचो जरा, दिमाग लगाओ बच्चों। हो गया, कैसे हुआ सर? मैं क्या करता हूँ इस इक्वेशन नंबर 3 को ना 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 अमोनियम के आयन आ जाएंगे, 2 क्लोराइड आयन। ठीक है, और इसमें से माइनस कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 को, तो 2Cl माइनस से 2Cl माइनस कट जाएगा। बात क्लियर है बच्चों? 2Cl माइनस आयन से 2Cl माइनस आयन कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 2 अमोनियम के आयन और 2 बेरियम प्लस 2 आयन। और ये बेरियम भी मेरे को नहीं चाहिए, तो फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें से इसको माइनस कर दूंगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो अप्लाई करो इसको। ये देखो, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई ना थ्रू आउट द इक्वेशन करना है, कहीं सिर्फ राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6, 18, 19, 4, 5, 2, 259.6 आएगा, इज इक्वल टू 2 मोलर कंडक्टिविटी मोलर आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर अमोनियम प्लस आयन प्लस 2 मोलर आयनिक कंडक्टिविटी फॉर क्लोराइड माइनस आयन। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 आ गई। मान लो इस 4 में से अगर इस 2 को माइनस कर देता हूँ, मैं कर रहा हूँ 4 माइनस 2, 4 में से अगर मैं 2 को घटा रहा हूँ बच्चों, इसमें से अगर मैंने इसको माइनस कर दिया, इसमें से इसको घटा रहा हूँ, तो क्या आएगा? यह आएगा 2 इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर अमोनियम आयन की कंडक्टिविटी प्लस 2 इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर क्लोराइड माइनस आयन की कंडक्टिविटी। इसमें से माइनस किया इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर क्या बेरियम प्लस 2 आयन की कंडक्टिविटी माइनस इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर क्लोराइड माइनस आयन की कंडक्टिविटी, और इसको मैं मल्टीप्लाई 2 से कर रहा हूँ। ठीक है, तो 259 में से मैं माइनस कर देता हूँ 280 को बच्चों, तो 280.0 में से 259.6 को माइनस करो, ये आ गया 4072 और विद माइनस साइन, इतना ही आएगा लगभग। ये आ गया -20.4 बचेगा। अब देखो क्या कटा, ये कट गया सर, बच गया क्या? इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर अमोनियम आयन बच गया, 2 अमोनियम आयन, और माइनस के साथ इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर बच गया बेरियम प्लस 2 आयन, इज इक्वल टू -20.4 आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब क्या करना है भाई, ये है ना, ये प्लस का और ये माइनस का है, दोनों को ऐड कर दो, ये कट जाएगा, यहाँ से अमोनियम आयन बच जाएगा और यहाँ से हाइड्रोक्साइड बच जाएगा। तो 5 + 1 करो जरा। जब मैं 5 + 1 करूँगा तो आएगा 2 इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर क्या अमोनियम प्लस आयन, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया क्या 2 इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर हाइड्रोक्साइड आयन, और -20.4 को ऐड करो बच्चों, 523.28 के अंदर 20.40 को ऐड कर दो लो। ठीक है, तो आ गया 8, 6, 3, 4, 5, तो 543.68 आ गया, तो 543.68 आ गया बच्चों लो। क्लियर है जी? अब क्या करोगे आप, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेके यहाँ 2 से डिवाइड कर देना जितना भी आएगा। अब ये चीज़ क्या है? ये चीज़ है सर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है जी? ये आंसर आ जाएगा आपका।
तो इस तरीके से है, सिंपल मैथ आप लोगों को अप्लाई करना है। दिए होंगे कोई और इलेक्ट्रोलाइट्स, उनके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लोगे, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जिस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी आप लोगों से पूछी हुई है वहाँ पे हम लोगों को पहुँचना है। ठीक है, ये था बच्चों पहली एप्लीकेशन कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ at infinite dilution with the help of molar conductivities of other weak electrolytes mathematically। सेकंड क्या बच्चों, सेकंड है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सेकंड है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालना है। सेकंड एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कि मेरे को कैलकुलेट करना है क्या, अल्फा वैल्यू निकालनी है मेरे को, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकाला जाएगा, अल्फा निकालने का तरीका है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझते हो, कितने परसेंट टूटा, 80% टूटा, 20% टूटा, 40% टूटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो मेरे को निकालना है। तो ये कहता है कि आप मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन को डिवाइड कर दोगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन से, ये अल्फा निकल जाएगा। अब ये आप कोलराउस लॉ से निकाल लोगे, कोलराउस लॉ से वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और एट एनी कंसंट्रेशन वो गिवन होगी, दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा, अल्फा निकल जाएगा। ये सेकंड एप्लीकेशन थी, न्यूमेरिकल्स ट्राई करके देखना। थर्ड एप्लीकेशन बच्चों, थर्ड एप्लीकेशन आती है यहाँ पे, थर्ड आती है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। थर्ड एप्लीकेशन इज कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मेरे को क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा, वीक वो होगा जो कंप्लीटली नहीं टूटेगा। मान लो ये मैंने HA कोई ले लिया वीक इलेक्ट्रोलाइट, इक्विलिब्रियम आ गया, H प्लस और A माइनस में टूट गया, जितना लिया सारा का सारा डिसोसिएट नहीं हुआ। स्टार्टिंग में अगर मैं बात करता हूँ इनिशियली मान लो इसकी कंसंट्रेशन C थी, ये 0 होगा और ये 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम सिचुएशन के ऊपर जहाँ वो टूटना बंद हो गया, क्या आ जाता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करता जा रहा हूँ, 2 मोल लिए, मैं कहता हूँ 1 मोल अनडिसोसिएटेड फॉर्म में नीचे पड़ा है, 1 मोल आयंस में टूट गया। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ क्या आ जाता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाता है इस अनडिसोसिएटेड और इस डिसोसिएटेड फॉर्म के बीच में। तो उस इक्विलिब्रियम की सिचुएशन के ऊपर क्या हो जाएगा, वहाँ पे मान लो C में से कितना टूट गया, वहाँ पे C में से कितना टूट गया, C अल्फा। ये कितना बनेगा, C अल्फा, और ये भी कितना बनेगा, C अल्फा। तो इक्विलिब्रियम आप लोगों को ध्यान है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते थे, ये आ जाएगा C अल्फा इंटू C अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ दिस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ दिस, C माइनस C अल्फा। तो ये आ जाएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C कॉमन ले लिया, 1 माइनस अल्फा, C से C कट गया बच्चों, तो C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। तो अगर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जानते हो, कंसंट्रेशन आप लोगों को पता है कितनी ली है उस इलेक्ट्रोलाइट की, देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। ये हो गया बच्चों आप लोगों का थर्ड एप्लीकेशन। नाउ फोर्थ एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ अ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। कैलकुलेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ अ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। ये देखो, कैलकुलेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ अ स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट। अब ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट क्या है, अरे वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की सोल्यूबिलिटी निकालनी है, सॉल्यूशन में कितनी है। स्पेरिंगली सोल्यूबल है मतलब कि कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ, और अगर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ तो क्या है बच्चों,
वीक इलेक्ट्रोलाइट, मान लो सिल्वर क्लोराइड ले लिया, सिल्वर क्लोराइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करता हूँ, जितनी अमाउंट लिया उसमें से कुछ एक अमाउंट अनडिसॉल्व फॉर्म में नीचे पड़ी है, अनडिसोसिएटेड फॉर्म में नीचे पड़ी है, कुछ एक टूट गई जिसने क्या बना दिया, आयंस बना दिए। ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी मान लो मैं कहता हूँ कि चलो वही 2 मोल ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ 1 मोल नीचे पड़ा है और 1 मोल सॉल्यूशन में ऊपर पड़ा है, जो कि आयंस में टूट गया, और एक अनडिसोसिएटेड फॉर्म में नीचे पड़ा है। तो सोल्यूबिलिटी इस 1 मोल की वजह से हुई ना सॉल्यूशन की। ये सोल्यूबल कितना हुआ सॉल्यूशन के अंदर, ये 1 मोल ही तो सोल्यूबल हुआ, तो सोल्यूबिलिटी में निकालूंगा इस 1 मोल की वजह से ना, इस 1 मोल की वजह से थोड़ा सोल्यूबिलिटी निकलेगी। ये तो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में नीचे पड़ा है, इसका सोल्यूबिलिटी से क्या लेना देना है, सोल्यूबिलिटी तो इस 1 मोल की वजह से हुई ना, तो मेरे को तो बात इस 1 मोल की करनी है। ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म में नीचे पड़ा है तो इसका तो सोल्यूबिलिटी में कोई रोल ही नहीं है। तो जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी, अब जो मैं बात बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होगी वो किसकी वजह से होगी, इसकी वजह से होगी, इस 1 मोल की वजह से जो टूट गया। जो टूटा ही नहीं उसकी वजह से सॉल्यूशन की कोई कंसंट्रेशन थोड़ा रहेगी, ये तो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में नीचे पड़ा है। this amount of this electrolyte will not have any role in concentration of this solution। इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में इस अमाउंट का कोई रोल नहीं है। कंसंट्रेशन में रोल क्या है, इस अमाउंट का है, किसका है, इस अमाउंट का है, 1 मोल का। तो इस 1 मोल की वजह से सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन रहेगी ना, वही उस सॉल्यूशन की क्या बोली जाएगी, सोल्यूबिलिटी बोली जाएगी। तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का जो सैचुरेशन पॉइंट होगा वहां पे उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वही क्या हो जाएगी, उसकी सोल्युबिलिटी हो जाएगी। तो मैं बोलूँगा बच्चों, सो दीज सॉल्यूशंस आर व्हेन सैचुरेटेड, जब क्या होंगे, सैचुरेटेड होंगे, मतलब सैचुरेशन पॉइंट आ चुका होगा जहाँ पे वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, उस टाइम पे the concentration of the solution will be equal to the concentration of the solution will be equal to its solubility। इसकी जो कंसंट्रेशन होगी ना, इसकी सोल्यूबिलिटी के बराबर हो जाएगी। तो बच्चों ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी ले लिया मैंने यहाँ। तो ये मोलैरिटी है ना, यहाँ पे मोलैरिटी किसके बराबर हो जाएगी, सोल्यूबिलिटी के बराबर हो जाएगी। तो इस इन केस ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, जहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में आप लोगों को बताया हुआ, जहाँ वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, जहाँ वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा उस टाइम पे उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन रहेगी वही उसकी क्या हो जाएगी, सोल्यूबिलिटी हो जाएगी। और कंसंट्रेशन को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, सोल्यूबिलिटी से रिप्लेस कर दूंगा। तो अगर मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया बच्चों, ये मैंने अगर फॉर्मूला लिख दिया यहाँ कि कापा इंटू 1000 बाय सोल्यूबिलिटी, देन देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। और कापा को मैं इसको सोल्यूबिलिटी को मैं इस साइड ले जाता हूँ, यह आ जाएगा सोल्यूबिलिटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय मोलर कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये निकल जाएगी सोल्यूबिलिटी। ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये बड़ा सिंपल है, इतना कुछ खास मुश्किल है नहीं। तो ऐसे लिख लो अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्लियर है जी बच्चों, ये सोल्यूबिलिटी निकल जाएगी। तो ये था आप लोगों का कोलराउस लॉ के बारे में। कोलराउस लॉ की प्रॉब्लम्स ट्राई करना, कोई दिक्कत आती है तो प्रॉब्लम भेजना बच्चों मेरे पास, व्हाट्सअप करना आप लोग। बाकी नस्ट इक्वेशन वगैरह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।